powered by ITIL. चांद की दूधिया रोशनी में नहाया एक शहर, जिसकी दीवारें एक आशंका से कांप रही थीं। हवा में तब धूल थी और था धुआं, और इन सब के बीच गूंज रही थी तोपों की गड़गड़ाहट। ये 29 मई 1435 की वो रात थी जब इतिहास का पासा पलटने वाला था। कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल वो शहर था जो सदियों से अजेय रहा था। अब अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा ये शहर। इसकी बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे लोग अपने घरों में दुबके हुए प्रार्थना करने लगे, और बाहर खड़ा था एक युवा सुल्तान, मोहम्मद द्वितीय, जो अपने पूर्वजों का सपना पूरा करने के लिए एक विशाल फौज के साथ तैयार था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी और दिल में एक नए युग की शुरुआत का जोश। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, ये दो सभ्यताओं की, दो धर्मों की और दो युगों के बीच की लड़ाई का अंजाम था। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज आपको सुनाएंगे कहानी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की। भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में अगर आप यात्रा करेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो तुर्की पहुंचने के लिए पाकिस्तान, ईरान और इराक को पार करना पड़ेगा। तुर्की का नाम अब हो गया है तुर्की। इसी मुल्क का एक शहर है इस्तांबुल। पहले इसका नाम कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा करते थे। नक्शे में आप देखेंगे तो कुस्तुनतुनिया बॉस्फोरस जल डमरू मध्य के किनारे बसा है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो काला सागर ब्लैक सी को मरमरा सागर सी ऑफ मरमारा से जोड़ता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण कुस्तुनतुनिया सदियों से व्यापार, राजनीति और सैन्य गतिविधियों का केंद्र रहा। खासकर यूरोप और एशिया के बीच एक अहम ट्रेड रूट का हिस्सा रहा। 15वीं सदी के मध्य में इस शहर के लिए दो ताकतवर साम्राज्यों के बीच लड़ाई हुई। क्यों और उसका रिजल्ट क्या रहा, इससे पहले इस घटनाक्रम के मुख्य प्लेयर्स के बारे में आप जान लीजिए। पहला पक्ष बाइजेंटाइन साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उनका बचा कुचा हिस्सा था, जो 1453 तक केवल कुस्तुनतुनिया और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट गया था। बाइजेंटाइन सम्राट का नाम था कॉन्स्टेंटाइन 11वां। उनका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। वजह ऑटोमन एम्पायर या उस्मानी साम्राज्य की उभरती ताकत, जो बाइजेंटाइन एम्पायर पर लगातार प्रेशर डाल रही थी। उस्मानी साम्राज्य के सुल्तान थे मोहम्मद द्वितीय, मोहम्मद सेकंड कहते हैं इंग्लिश वाले। बाद में इन्हें मोहम्मद फतेह के नाम से भी जाना गया। मोहम्मद कुस्तुनतुनिया पर जीत हासिल कर उसे एक नया और इस्लामिक केंद्र बनाना चाहते थे। उनसे पहले कई इस्लामिक शासकों ने कुस्तुनतुनिया को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जीत पाया नहीं था। साल 1435 में मोहम्मद द्वितीय ने फैसला किया कि कुस्तुनतुनिया को अब जीतना है, दुनिया भर में डिस्प्ले करना है ट्रॉफी की तरह। उनके पास विशाल फौज थी, अत्याधुनिक हथियार थे अपने टाइम के हिसाब से। खासकर एक विशालकाय तोप थी जिसे बाइजेंटाइन दीवारों को तोड़ने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। दूसरी ओर कॉन्स्टेंटाइन 11 के पास 11वें, इनके पास केवल 7000 सैनिक थे, जो विशाल उस्मानी फौज के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी बाइजेंटाइन सम्राट ने हार मानने के बजाय मोर्चे पर डटने का फैसला किया। इस लड़ाई का बड़ा पहलू था धर्म। दरअसल बाइजेंटाइन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म ईसाईयत था। इसलिए कुस्तुनतुनिया की लड़ाई दो साम्राज्यों के साथ साथ दो धर्मों के बीच की भी लड़ाई बन गई। एक तरफ ईसाई, दूसरी तरफ मुसलमान। 6 अप्रैल 1435 की तारीख थी। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने अपनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया की घेराबंदी शुरू की। सुल्तान की फौज में लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि शहर में कुस्तुनतुनिया के अंदर केवल 7,000 रक्षक थे, डिफेंडर्स, सैनिक कुस्तुनतुनिया के। कॉन्स्टेंटाइन जानते थे कि केवल 7,000 सैनिकों से शहर को बचाना असंभव है, लेकिन उन्हें भरोसा था कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों पर। 3 लेयर्स वाली ये दीवारें हजारों साल से शहर को बचाते आई थी। ये बात सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को भी पता थी। इसलिए दीवारों को तोड़ने के लिए उन्होंने एक खास हथियार बनवाया था, एक विशाल तोप, जिसे हंगरी के एक तोपची ने बनाया। ये तोप इतनी बड़ी थी कि इसे खींचने के लिए 60 बैलों और 200 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। घेराबंदी के शुरुआती दिनों में उस्मानी फौज ने शहर की दीवारों पर लगातार आर्टिलरी फायरिंग की।
यानी तोप से गोले दागे, लेकिन बाइजेंटाइन रक्षकों ने हर हमले के बाद तुरंत दीवारों की मरम्मत शुरू कर दी। वैसे भी किसी बड़े इन्फेंट्री चार्ज से पहले, यानी कि पैदल फौज चढ़ाई करे उससे पहले खूब आर्टिलरी शेलिंग की जाती है आज भी, ताकि जो डिफेंडर्स हैं, जो लोग किले को बचा रहे हैं, उनका रिजॉल्व टूटे, उनके दिमाग में बार बार भम 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 इस तरह की जो आवाज़ होती है उससे उनकी साइकी पर असर पड़े कि वो घिरे हुए हैं और लगातार उन पर हमला हो रहा है। इसलिए किया जाता है, मनोविज्ञान भी है इसके पीछे। कॉन्स्टेंटाइन 11 खुद अपनी फौज का नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि लोग ही उनके पास कम थे। कई दिनों की कोशिश के बाद भी जब दीवारें गिरी नहीं, सुल्तान मोहम्मद ने समुद्री रास्ते से हमले की योजना बनाई। गोल्डन हॉर्न, जो कुस्तुनतुनिया का एक प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार था, उसे बाइजेंटाइन नेवी ने एक बड़ी जंजीर लगा करके बंद किया था ताकि हार्बर में कोई जहाज घुसने न पाए। इस जंजीर ने उस्मानिया नौसैनिक बेड़े को कई दिनों तक रोके भी रखा, लेकिन 20 अप्रैल को जहाज़ों का एक बेड़ा अंदर घुसने में कामयाब हुआ। ये बेड़ा हालांकि उस्मानी जहाज़ों का था नहीं, दरअसल यूरोप के ईसाई राज्यों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की मदद के लिए अपनी नेवी को भेजा था। उस्मानी नेवी का एक अहम उद्देश्य ये भी था कि मदद के लिए कोई जहाज़ अंदर नहीं आ पाए, लेकिन उन्हें चकमा देकर ईसाई जहाज़ों का बेड़ा गोल्डन हॉर्न के अंदर घुस ही आया। ऐसा होते ही बाइजेंटाइन रक्षकों का मनोबल काफ़ी बढ़ा। बहुत दिनों से वो आर्टिलरी पाउंडिंग झेल रहे थे, लेकिन अब उन तक के हेल्प पहुंची थी। और ये घटना सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बना कि अगर आपने घेर रखा है शहर को, तब कैसे किसी ने मदद कर दी। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को तुरंत मृत्युदंड का हुक्म भी दिया। गोल्डन हॉर्न वाला प्रवेश द्वार कुस्तुनतुनिया के लिए एक समुद्री सप्लाई लाइन की तरह काम करता था। जब तक यह हिस्सा ओपन था, कुस्तुनतुनिया की घेराबंदी अधूरी रही। सुल्तान मोहम्मद किसी तरह इसे बंद करना चाहते थे। समंदर के रास्ते जब वो गोल्डन हॉर्न में घुस ही नहीं पाए, उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों के ऊपर पानी के जहाज़ों को लादा गया। इसके बाद उन लट्ठों को खींचते हुए ज़मीन के रास्ते वो जहाज़ों को गोल्डन हॉर्न तक ले आए। अब ये लगभग असंभव काम लगता था, जिसे उस्मानिया फ़ौज ने संभव करके दिखाया। बाइजेंटाइन रक्षकों ने जब ये नज़ारा देखा, वो हैरान रह गए कि कैसे ज़मीन पर एक पानी का जहाज़ चलता नज़र आता है। उस्मानी नौसेना अब शहर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने गोल्डन हॉर्न की साइड वाले समुद्री रक्षा तंत्र को पूरी तरह नष्ट किया। कुस्तुनतुनिया अब पूरी तरह से घिर चुका था क्योंकि सप्लाई लाइन टूट चुकी थी। लिहाजा कुछ ही दिनों में शहर के अंदर हालात बदतर होते चले गए। खाने पीने के लाले पड़े। अधिकतर लोगों ने हाया सोफिया की शरण ली, जो कुस्तुनतुनिया का एक विशाल चर्च हुआ करता था। इस बीच सुल्तान मोहम्मद ने शहर की दीवारों को पार करने के लिए एक और तरकीब निकाली। उन्होंने सैनिकों को दीवार के नीचे सुरंग खोदने का हुक्म दिया। हालांकि बाइजेंटाइन रक्षकों ने एक जर्मन इंजीनियर की मदद से समय रहते इन सुरंगों का पता भी लगाया और उन्हें पूरा होने से पहले ही नष्ट भी किया। लड़ाई के लिहाज से ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन शहर के लोग हर छोटी से छोटी उम्मीद को अंत तक पकड़े रहना चाहते थे। 28 मई को शहर के अंदर एक अंतिम प्रार्थना सभा बुलाई गई, जिसमें कॉन्स्टेंटाइन 11 समेत सारे अधिकारी हाया सोफिया में इकट्ठा हुए। 29 मई की आधी रात से ठीक पहले आखिरी बार हमला हुआ। उस्मानी फौज का धड़ा हुआ करता था एक, जिसे जेनिसारी कहते थे। अब ये जेनिसारी सबसे काबिल सैनिक हुआ करते थे। कुस्तुनतुनिया पर आखिरी हमले के दौरान जेनिसारी दल ने मुख्य भूमिका निभाई। शहर की दीवारों का सबसे कमज़ोर हिस्सा उत्तर पश्चिमी भाग था और यहीं से उस्मानी फ़ौज ने अपना सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में बाइजेंटाइन फ़ौज को लीड कर रहे एक जनरल गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इससे बाइजेंटाइन रक्षकों के बीच भगदड़ मची और उस्मानी फ़ौज को दीवारों पर चढ़ने का मौका मिल गया। ये देखकर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने आखिरी बार अपने सैनिकों के साथ लड़ाई में उतरने का फैसला किया और उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतारे और आखिरी लड़ाई में कूद पड़े। माना जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन लड़ते हुए मारे गए, हालांकि उनका शव कभी नहीं मिला। इसलिए उनकी मौत एग्जैक्टली कैसे हुई ये पक्का नहीं कह सकते हैं इतिहासकार। बहरहाल कॉन्स्टेंटाइन की मौत के साथ ही जंग खत्म हुई और उस्मानिया फ़ौज पूरी तरह शहर के अंदर घुस आई। 29 मई की सुबह होते होते कुस्तुनतुनिया पूरी तरह से उस्मानी साम्राज्य के कब्जे में आ गया। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने शहर में प्रवेश किया और हाया सोफिया में नमाज अदा की। हाया सोफिया, जो एक समय ईसाई धर्म का सबसे बड़ा चर्च था, उसे मस्जिद में बदला गया। कुस्तुनतुनिया पर जीत उस्मानी साम्राज्य की सबसे बड़ी विजयों में से एक मानी जाती है और इस जीत के बाद उस्मानी साम्राज्य
और ताकतवर होता गया और जल्द ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर उसका कब्जा हुआ। इस जीत के चलते सुल्तान मोहम्मद को फतेह की उपाधि मिली, जीत, और इस जीत ने उन्हें इस्लामी दुनिया का एक प्रमुख लीडर बनाया। अब दुनिया के किसी एक कोने में कोई तितली का पंख फड़फड़ाना हो तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में तूफान आ जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। दोनों चीज़ें कनेक्टेड हो सकती हैं। इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। यहाँ तितली ने पंख फड़फड़ाए, कहीं तूफान आ गया। कुस्तुनतुनिया के पतन ने भी ऐसे ही एक बटरफ्लाई इफेक्ट को जन्म दिया। कुस्तुनतुनिया के गिरने से पूरे यूरोप के कई साम्राज्य सकते में आए। इस घटना के बाद यूरोप के देशों ने एशिया से व्यापार के नए रास्ते ढूंढने शुरू किए और इसी का नतीजा हुआ कि भारत जैसे देशों पर यूरोपियन ताकतों ने जड़ें जमाना शुरू किया। कुस्तुनतुनिया के पतन से दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आया। बाइजेंटाइन साम्राज्य चूंकि रोमन साम्राज्य से ही उपजा था, इसलिए यहाँ ग्रीक और रोमन सभ्यता के कई ग्रंथ मौजूद थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य के पतन के बाद ये ग्रंथ यूरोप चले गए। ग्रीक फिलॉसफी के जानकारों ने भागकर इटली और यूरोप के अन्य हिस्सों में शरण ली, जिसके चलते यूरोप में रोमन और ग्रीक ज्ञान पर नए सिरे से शोध शुरू हुआ। यूरोप में इस दौर को पुनर्जागरण या रेनेसां कहा जाता है। पुनर्जागरण के इस काल में ही वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई और दुनिया पूरी तरह बदली भी। इसी कारण कुस्तुनतुनिया के पतन को इतिहासकार इतिहास के एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत के रूप में देखते हैं। रोमन साम्राज्य का अंतिम अवशेष इसी के साथ समाप्त हुआ और उस्मानी साम्राज्य का उदय भी। इसी कारण इस लड़ाई को मध्य युग के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तो ये था आज का तारीख। इसे कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।